अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। उनके जो पीछे लॉजिक्स इस्तेमाल होती हैं उनको डिस्कस करने वाले थोड़ा थोड़ा। मतलब मैं यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सिखाने वाला हूँ। जस्ट मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा और फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कब इस्तेमाल हो सकता है, किन क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसके अंदर जो है वो हम लोग सबसे पहले तो कुछ कॉमन बातें हैं जो कि आप लोगों को मालूम ही होंगी, लेकिन रिवाइज कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे शो करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जाहिर करने का एक सिंपल सा तरीक़ेकार है। वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक सेट है हमारे पास, इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जो है वो शो करना चाह रहे हैं, तो उसको जो है वो हम जाहिर करते हैं ओ ए से। इस तरीके से लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जिसको आगे मिसाल के जरिए मैं समझा दूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सिंबल ये आ गया। ठीक है, और अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर्स की क्या खास बात है? नेचुरल नंबर्स का अगर सेट है तो उसको हम शो करते हैं एन से, और एन से शो करते हैं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलता है। ये आ गए नेचुरल नंबर्स। फिर अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के दरमियान में बस एक ही फर्क है, और वो फर्क है हमारे पास जीरो का। और अब मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने जीरो को भी शामिल कर दिया था, तो वो नेचुरल नंबर के बजाय होल नंबर्स बन गए थे। फिर सेट है इंटीजर्स के। ये ज़्यादातर आपको पता होंगी बातें, तो आप आगे बढ़ के जो बात समझनी है उसको जाके देख सकते हो। इंटीजर जिसको जेड से शो करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस का 2 हो सकता है, और पॉजिटिव हो तो सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव का सेट हो तो वो अलग से भी हो सकता है, लेकिन दोनों का मिला के मैंने लिख दिया। इसी तरीके से अगर बात करें ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? ऑड नंबर्स को आमतौर पे ओ से जाहिर किया जाता है, तो कौन कौन से हैं ऑड नंबर्स? सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो डिविजिबल नहीं है 2 से, वो ऑड नंबर्स हैं सारे के सारे। इसी तरीके से अगर इवन नंबर्स की बात करें, तो इवन नंबर्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? पॉजिटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगे जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये सारी बात हो जाएगी। फिर प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स पी से शो करते हैं, और ये वो नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 जो अपने टेबल में आते हैं। ठीक है ना, और 1 के टेबल में तो बहरहाल आते ही हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, तो वो सारे के सारे प्राइम स्पेशल नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम को जाहिर करने का मतलब यही है कि वो तो स्पेशल नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे आ गए हमारे पास सिंपल सी बातें जो कि लाजमी तौर पे आपको मालूम होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर इम्प्रॉपर सबसेट होता है, अगर मुझे लिखना है ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर मैं ये लिखना चाहता हूं ना, अभी कुछ सेंटेंसेस हैं उनको लिखने का तरीका बता रहा हूं। अगर मैं लिख रहा हूं कि ए है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिख देते हैं ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, और अगर प्रॉपर सबसेट होता है तो फिर ये वाला निशान नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहता हूं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, अगर वो हो गया है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट के लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे? प्रॉपर सबसेट का निशान बना देंगे इस तरीके से। अगर सेट्स इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी, अगर ए जो है वो बी के बराबर है तो बहुत ही आसान सी बात होगी। सेट ए बराबर है सेट बी के, उसको जाहिर करने का तरीकेकार भी सिंपल सा होता है। ठीक है, और हाँ, ये मैंने अभी इक्वल बोला है ना, इक्वल में बिल्कुल एलिमेंट सेम होते हैं और पूरा का पूरा जो सेट है वो सेम होता है। लेकिन अगर सिर्फ आपने इक्विवेलेंट कहना है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, अगर वो इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि उसमें जो नंबर है, ये कब पॉसिबल होता है मैं आपको बताता हूं। अगर नंबर इन सेट ए बराबर होते हैं नंबर इन सेट बी, और देखो शुरू में मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको ओ ए से, या बी का होगा तो ओ बी से जाहिर करते हैं, तो उसको जाहिर करने का तरीकेकार होता है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये तब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेट ए और सेट बी के बराबर हो। ठीक है, और जो छोटी छोटी बातें जो कि ये तो बच्चों को ज्यादातर पता ही होती हैं, यूनियन शो करना है ए और बी का यूनियन, तो ए यूनियन
बी लिखा जाता है और इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को तरतीब में लिख देते हैं, सारे के सारे जितने भी दोनों के एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके तरतीब से कर देते हैं, नंबर्स होते हैं आमतौर पे अगर। इसी तरीके से अगर मुझे इंटरसेक्शन है जिसमें सेम देखे जाते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर ये देखा जाता है दोनों सेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो ऐसे लिखा जाता है। फिर इसी तरीके से आती है बात डिफरेंस की, कि दो एलिमेंट्स के दरमियान में, दो सेट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है ए और बी का अगर निकालेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, बी और ए का निकालेंगे तो बी माइनस ए आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा कॉमन है, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉर एग्जांपल सेट ए मालूम करना है तो उसका तरीकेकार ये होता है कि हम लिख देते हैं ए और ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है, जो एक्चुअली पता बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है यू माइनस ए के। और अगर आपको यू याद दिलाएं तो यू होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आता है। इसी लिहाज से लिखने का एक तरीकेकार होता है कार्टिशियन वाला, पहले बताते हैं। कार्टिशियन प्रोडक्ट अगर मालूम करनी है हमें बिटवीन ए एंड बी ना, ए एंड बी वो आप कॉमन समझ जाओ, उसको क्या बार बार लिखूं, तो कार्टिशियन प्रोडक्ट जो है वो हम ए क्रॉस बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख के जाहिर करते हैं, ठीक है ना। ये हो गए सारे के सारे जो हमारे तरीकेकार है लिखने का। अब जो सेट्स के जो भी लॉज हैं उनको मैं बताता रहता हूं कि लॉज क्या क्या है। लॉज देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी लॉ आता है, ठीक है, ये जो लॉ अभी मैं बताने वाला हूं ये कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अंदर क्या होता है बेसिकली कि अगर आप ए का यूनियन मालूम करते हो एक एम्प्टी सेट से, खाली सेट से जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो हमेशा बराबर आना चाहिए ए के, ठीक है, आइडेंटिटी है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज में जीरो ऐड कर दोगे तो वही आंसर आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो ए ही आंसर आएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई। और इसी तरीके से अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, फॉर एग्जाम्पल ए का इंटरसेक्शन लूं एक नल सेट के साथ, तो फिर क्या आंसर आएगा, ए और नल सेट के दरमियान में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो तो होंगे ही नहीं, नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं, तो वो हमेशा एक नल सेट आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम मालूम करें ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद है, उससे अगर मैं ए का यूनियन मालूम करूं तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि जो भी बात पूछी जाए वो आप खुद ही बता सको ना। ये शॉर्टकट चीजें हैं जो कि आपको सिर्फ नॉलेज हो तो आप उनको सॉल्व कर लोगे। और इसी तरीके से अगर ए का इंटरसेक्शन निकालें हम यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कॉमन एलिमेंट्स सारे के सारे ए सेट के ही होंगे। तो ये जो है वो आइडेंटिटी लॉस के अंदर जो है वो बात आ रही है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो कॉम्प्लीमेंट के लॉज आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट जो लॉज हैं वो भी थोड़े से यहाँ पे पहले बता देते हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट लॉज, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो भी ज्यादा कॉमन है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करो और फिर आप इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो बराबर आ जाता है ए के। इसी तरीके से अगर आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे एक एम्प्टी सेट का तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, वो थोड़ा सा ऊपर मैं बता भी चुका हूँ, दोबारा से लिख दिया समझ लो। तो फिर अगर यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, यू माइनस यू किया जाए, तो बराबर आता है एम्प्टी सेट के, ठीक है। और फिर इसी तरीके से अगर दो बातें और है ना, ए का यूनियन मालूम करें ए के कॉम्प्लीमेंट से, अगर किसी एलिमेंट का यूनियन उसी के कॉम्प्लीमेंट से मालूम करें तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर किसी एलिमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करें उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो बराबर आता है नल सेट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉज हो गए। लॉज के अंदर सबसे पहले आ गए आइडेंटिटी लॉज, फिर आ गए कॉम्प्लीमेंट के लॉज, तो कॉम्प्लीमेंट के लॉज ये आ गए। इसके अलावा सबसे अहम बाकी वो जो कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, चलो वही बता दूंगा। जो डी मॉर्गन्स लॉ है पहले वो बताते हैं। इसी के अंदर आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर या तो आप करें ए यूनियन बी और बाद में आप इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें, यानी कि यू माइनस दिस ब्रैकेट कर लें, तो वो बराबर आता है ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यू माइनस ए, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो बराबर आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। आमतौर पे डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ जो है वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास लॉज हैं, एसोसिएटिव लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉज हैं,
तो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव तो जैसे नंबर्स में होता है वैसे ही सेट में भी होता है। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर आप क्या करें, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी होता है। मिसाल के तौर पे आप ए यूनियन बी करोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा बी यूनियन ए के, या फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट बी करोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ तो ये ओबे करते हैं। इसी तरीके से जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी ओबे होता है। एसोसिएटिव के अंदर दो नहीं होते बल्कि तीन हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप ए यूनियन बी कर रहे हो और बाद में जो आंसर आ रहा है उसका यूनियन सी के साथ मालूम कर रहे हो, तो यही बराबर हो सकता है कि आप ए का यूनियन करो और पहले आप बी यूनियन सी मालूम कर लो। तो एसोसिएटिव भी दोनों में शामिल होता है। मैं दोनों के बार बार नहीं लिख रहा, लेकिन आप समझ जाएंगे एसोसिएटिव में ये शामिल होते हैं कितने, ये तीन शामिल हो जाते हैं, इससे पहले दो शामिल थे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आता है वो भी हमें यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटिव दो बताता हूं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर जो है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना इंटरसेक्शन का भी है और यूनियन का भी है, कार्टेशियन का भी है, तो वो सारे के सारे जो है ना हम लोग कवर कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ए यूनियन करा जाए, ठीक है, ए यूनियन किया जाए और किसके साथ करें, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा दोनों पे ना, अलग अलग। देखो ऊपर वालों के अंदर ना सेम साइन यूज हो रहे थे, या तो यूनियन या तो इंटरसेक्शन, यहाँ पे ना चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, पहले ए का यूनियन बी के साथ लेंगे और जो आंसर होगा, और फिर यहाँ पर ए का यूनियन सी के साथ लेंगे, ए का यूनियन आ जाएगा सी के साथ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले समझ लो ए को हमने बी के साथ लिखा और फिर मैंने ए को सी के साथ लिख दिया। जैसे यूनियन में है वैसे इंटरसेक्शन का भी होगा, ए इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाएगा और इधर आ जाएगा बी यूनियन सी। तो क्या करेंगे, इसको पहले ए आ जाएगा बी के साथ इंटरसेक्शन में और बीच में यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी ही आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर भी हो सकता, उसमें भी हो सकता है, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा हुआ है, अब ये क्रॉस है, ठीक है, अब यूनियन हो इंटरसेक्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तरीकेकार यही है कि आपने पहले ए का क्रॉस बी के साथ लेना है, फिर ए का क्रॉस सी के साथ लेना है, और जो दरमियान में यूनियन है वो ऐसे ही रहेगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा और फिर आ जाएगा यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है ना। तो ये जो सारा चैप्टर नंबर 1 है मैंने अच्छा खासा डिटेल में आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 1 के अंदर यही फॉर्मूले और यही लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं और प्रॉपर्टीज हैं, इनको 2-3 मरतबा जहन से गुजारो, देखो ऐसा बेहतरीन काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में कोई टेंशन नहीं होगी। चैप्टर नंबर 2 में आते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। रियल एंड कॉम्प्लेक्स, बेसिकली ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ही है नंबर सिस्टम। इसके अंदर जो हमारी सारी की सारी लॉजिक स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली बात जो कॉमन आपने याद रखनी है, व्हाट इज आयोटा। आयोटा क्या चीज है, आयोटा होता है अंडर रूट -1 के बराबर। अगर रूट में किसी नंबर के साथ आ जाता है माइनस का साइन तो आयोटा आ जाता है, ठीक है ना। और अगर मिसाल के तौर पे माइनस का 2 आ जाता, अगर माइनस का 2 आ जाता तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है ना। अगर माइनस का 1 आ रहा है तो हमने उसको आयोटा के बराबर कर लिया, तो अगर अंडर रूट -2 आएगा तो फिर उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, अंडर रूट 2 और साथ में आ जाएगा आयोटा। तो फिर वही जो माइनस का साइन है वो सिर्फ जाहिर कर रहा है यहाँ पर अंडर रूट -1 को, ठीक है ना। तो अगर आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 के, तो इसका मतलब अगर कभी भी हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। तो इसको काफ़ी मरतबा इस्तेमाल करते हैं कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, तो -1, बहुत ही कॉमन है। अच्छा, कभी भी किसी भी नंबर को अगर हम लिखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। तो मिसाल के तौर पे a, b अगर हम लिखते हैं, एक तरीकेकार होता है कार्टेशियन में और दूसरा तरीकेकार होता है इसको फुल फॉर्म के अंदर लिखना। तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, a होता है उसका रियल पार्ट और फिर b के साथ आयोटा लिख देते हैं, b होता है उसका इमेजनरी पार्ट। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, दोनों तरीकेकार हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया ना, a जो है वो इसका कौन सा पार्ट होगा, वो होगा इसका रियल पार्ट, और ये जो b होगा ये होगा इसका इमेजनरी पार्ट। तो वो इमेजनरी के साथ आयोटा का साइन आएगा तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि इमेजनरी पार्ट है। अगर ये बराबर है a, b इसके, तो अगर आपको मालूम करना होगा लेट से कॉन्जुगेट ऑफ a, b, अगर a, b का कॉन्जुगेट चाहिए, a, b के कॉन्जुगेट को लिखने का तरीकेकार ये है कि जो रियल पार्ट होता है वो सेम रहता है और जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस आ जाएगा, माइनस हो तो प्लस आ जाएगा,
ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको इसके ब्रैकेट की फॉर्म में ना। और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉमा बी अगर हम मालूम करते हैं तो अगेन वही काम किया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में तो वो हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा, यानी कि जो इमेजनरी वाला पार्ट होता है उसके साथ माइनस का साइन आता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपने याद रखना है। सबसे पहले आयोटा बताया, आयोटा स्क्वायर बताया, किस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, और कॉन्जुगेट का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब इसकी कुछ खुसूसियात आ रही हैं, उनको बताएं। सबसे पहले अगर आपने इक्वालिटी चेक करनी है, अगर लेट से आप इक्वालिटी चेक करना चाहते हो तो इक्वालिटी चेक करोगे तो वो ए कॉमा बी होता है। और जब ए कॉमा बी है, अगर वो बराबर है सी कॉमा डी के, दो नंबर्स हैं और वो इस तरीके से आपस में बराबर हो रहे हैं, तो उसका एक ही नतीजा निकल सकता है कि ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों बराबर आएंगे तभी हम उसको इक्वल मानेंगे। अच्छा, अगर हम ऐड करना चाहते हैं, अगर हम दो हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो एडिशन में लेट से एक है ए कॉमा बी और इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ सी कॉमा डी में, तो सिंपल सी लॉजिक है, ऐड हमेशा एक जैसी चीजें होती हैं, ध्यान में रखिए। रियल में रियल ऐड हो सकता है, इमेजनरी में इमेजनरी ऐड हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये सिंपल सी लॉजिक है, ऐड हमेशा एक जैसी चीजें होती हैं तो एक जैसे को, रियल में रियल, इमेजनरी में इमेजनरी। और अगर एडिशन में ये रूल इस्तेमाल हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होता है, दोनों में इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर आ रहा है ए कॉमा बी और आप माइनस कर रहे हैं सी कॉमा डी, तो सीधी सी लॉजिक है, ए में से सी माइनस हो सकता है और बी में से डी माइनस हो सकता है, तो सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लीकेशन का तरीकेकार डिफरेंट है और वही है बेसिकली जो आपने जहन में रखना है। अगर मल्टीप्लाई करना है आपने और आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो ए कॉमा बी को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो आप किससे, सी कॉमा डी से, तो पहले तो सीधी सी बात ये कि आपने ब्रैकेट की तरह से सॉल्व करना होता है, लेकिन लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा सी से और दरमियान में आएगा माइनस, और बी मल्टीप्लाई होगा डी से। पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा, पहले माइनस बाद में प्लस। तो ए सी से मल्टीप्लाई हो गया, बी डी से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ए मल्टीप्लाई होगा डी से और प्लस का आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो मल्टीप्लीकेशन में ये फॉर्मूला याद रखना है, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, माइनस पहले आएगा और प्लस जो है वो बाद में आता है, ये मल्टीप्लीकेशन। और डिवीजन भी यही है, डिवीजन की भी मैं आपको लॉजिक बताऊं, डिवीजन के अंदर भी ऐसी कुछ है, ए कॉमा बी और लिखा हुआ है अगर डिवाइड करना है हमने सी कॉमा डी को, तो इधर एक छोटा सा एक काम हमें करना पड़ता है, और वो ये है कि हमें जो है ना इनवर्स लेते हैं, इनवर्स लेते हैं तब जाके ये आंसर आ सकता है, इस वजह से ये है। तो बहरहाल वो मैं लिख के बताऊं, आप क्या करेंगे, ए सी प्लस बी डी करेंगे और इसी तरीके से यहां पर कर देंगे बी सी माइनस का ए डी। ठीक है, उल्टा हो गया, इधर पहले माइनस था फिर प्लस था, डिवीजन में पहले प्लस बाद में माइनस, और डिवाइड में आता है हमारे पास सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, यानी कि जो बाद वाली वैल्यू होती है ना, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो आती है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है डिवीजन का। अगर आपने शो करना है मॉड्यूलस को, मॉड्यूलस यानी कि उसकी वैल्यू, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड लिखने का तरीकेकार क्या होता है, सीधा सीधा हम लिख देते हैं जेड और ये मॉड्यूलस का साइन आता है। और किसी भी नंबर का अगर आपने मॉड्यूलस मालूम करना है, जो कि है मिसाल के तौर पे ए कॉमा बी, ठीक है ना, या वही ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दो, तो उसकी सिंपल सी लॉजिक ये होती है कि अगर मुझे मॉड्यूलस मालूम करना है तो बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है ना, मॉड्यूलस का सीधा सा फॉर्मूला आता है, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर सी डी होते तो सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर लिख देते। ठीक है जी। अब बड़ी अहम बात, अगर हम मालूम करते हैं इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव तो कॉमन सा ही है, एडिटिव इनवर्स, ये आ गया मॉड्यूलस। एडिटिव इनवर्स अगर मालूम करना है, मिसाल के तौर पे हमारे पास हम मालूम करना चाहते हैं ए कॉमा बी का एडिटिव इनवर्स, तो वो बराबर आता है दोनों के साइन को चेंज करके, दोनों के साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस ए आता है और माइनस का बी आता है, सीधा सीधा। और अगर मालूम करना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो अभी मैंने लॉजिक बताई ये वाले के अंदर, अगर हमें कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए और कॉमा बी अगर आप मालूम करना चाह रहे हो मिसाल तौर पे ए कॉमा बी का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए आता है और डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस आता है, मॉड्यूलस यानी कि ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, और इसी तरीके से कॉमा नेगेटिव के साथ आता है दूसरा वाला, जैसे यहाँ पे मैंने नेगेटिव वाला साइन लगाया, और फिर डिवाइड में वही आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली हम ये जो लिख रहे थे ना, ए बी डिवाइड बाय दिस, स्लैश डालो, डिवाइड का निशान लगाओ, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये z है, z1 है और ये z2 है, तो इसको हम या तो लिखें z1 डिवाइड बाय z2, या फिर हम लिख सकते हैं z1 इंटू z2 का इनवर्स। इसी वजह से ये पूरा फॉर्मूला बन रहा था, ठीक है ना, इसके पीछे यही लॉजिक है। ओके, तो मेरे ख्याल से सारी बातें बता दी हमने। इसी तरीके से आप लोगों ने जहन में रखना है चैप्टर नंबर 2 के ये वो फॉर्मूले हैं जिनको स्टडी करोगे, इंशाल्लाह इनको रिवाइज कर लो, अप्लाई करने में आसानी रहेगी। बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो निहायत ही आसान है कि आप जो है वो पहले मालूम कर लें कॉन्जुगेट, पहले कॉन्जुगेट मालूम कर लें, और आप जो है वो बाद में ऐड कर लें, या आप पहले ऐड करके कॉन्जुगेट ले लें। मतलब ये कह रहा हूँ मैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, z1 प्लस z2 का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो बराबर आ जाता है किसके, वो बराबर आता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 का। ये मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल होती है z1 इंटू z2, और ये बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट, इस तरीके से। देन चैप्टर नंबर 3 आएगा हमारे पास, और चैप्टर नंबर 3 हमारे पास इक्वेशन से रिलेटेड, तो बहुत ही अहम चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह आगे भी काम में आती है, सिर्फ पेपर में नहीं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये तब होती है क्वाड्रेटिक जब ए बराबर नहीं हो 0 के, कन्फर्म है। अगर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें जो एक्स की कैलकुलेशन होती है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो बराबर होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि जब भी कोई हमारे पास नंबर लिखा होगा, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस का 3x, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो जो पहली टर्म होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वो a है, जो x के साथ वाली होती है वो b है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। और आमतौर पे कांस्टेंट को हम c से जाहिर करते हैं, तो आप उसको इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले वैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मैं क्या बताऊं, आप लोग उनको रिवाइज कर लेना, वैसे तो याद ही होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, ये तो रिवाइज करने है लाजमी ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ सम वाले जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे जो सिंपल वाले फॉर्मूले उनको तो रिवाइज कर ही लेना लाजमी तौर पे ना, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस वाले, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एज इट इज होता है, इनको लाजमी तौर पे रिवाइज कर लेना, छोड़ना नहीं, आसान समझ के। ओके, अच्छा जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की जाए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो वो 3 है, 1 है, ओमेगा लिखा जाता है, और दूसरे वाले को ओमेगा का स्क्वायर लिखा जाता है। 1 तो आपको पता है क्या है, लेकिन ये जो ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, तो याद रखिए ओमेगा की वैल्यू बराबर होती है, ओमेगा बराबर होता है -1, ये बाहर वाली वैल्यू के साथ माइनस का 1 आता है, और फिर आता है हमारे पास प्लस का आयोटा अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2 के, ये ओमेगा होता है, और जो ओमेगा स्क्वायर है उसमें माइनस वाली टर्म लेते हैं, प्लस माइनस वाली, तो ये बराबर होता है -1 माइनस का आयोटा और अंडर रूट 3 और अपॉन का 2। तो ओमेगा की वैल्यू है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टीज इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ओमेगा का क्यूब किया जाए अगर, तो याद रखिए वो बराबर होता है 1 के। ओमेगा का क्यूब किया तो हमेशा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और इसी तरीके से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा सोल्यूशन के अंदर, और ये बराबर होता है 0 के, ठीक है ना। ओमेगा का क्यूब बराबर है 1 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बराबर होता है 1 के, सॉरी 0 के, ये सम है ना, और इन्हीं का प्रोडक्ट यानी कि 1 और ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो ना, देखो जरा बराबर किसके आएगा, ये बराबर आएगा 1 तो अपनी जगह पर है, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर आएगा ओमेगा क्यूब के, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इनका सम जो है वो 0 के बराबर आता है, और इनके जो प्रोडक्ट रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो प्रोडक्ट है वो बराबर आता है हमारे पास 1 के, सम 0 और प्रोडक्ट जो है वो बराबर है 1 के। अच्छा, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो लिखा हुआ होता है रूट के अंदर ना, ये कहलाता है डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट की अगर बात की जाए, एन बी आएगा इधर, ये डिस्क्रीमेंट है जिसको डी से जाहिर करते हैं, वो बेसिकली बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के।
और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कैसे हैं, उसी पे डिपेंड करता है। तो 3 कंडीशन निकलती हैं, या तो डिस्क्रीमेंट जो है वो बराबर आ जाए 0 के, ठीक है, डिस्क्रीमेंट 0 आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा आ जाए, मतलब 0 से बड़ा का मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, या डिस्क्रीमेंट लेस देन आ जाए 0 के, लेस देन आ जाए 0 के तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा ना, उसके अंदर कोई ना कोई माइनस का साइन आएगा, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव और इसका मतलब हो गया नेगेटिव। तो याद रखिए अगर तो डिस्क्रीमेंट 0 के बराबर आता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी इक्वेशन का मालूम करें वो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हम बोलेंगे रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो है वो इक्वल है। इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन की बात करेंगे तो इसका मतलब रूट्स हैं तो रियल, रूट्स आर रियल, बट रियल तो हैं लेकिन अनइक्वल है, ठीक है। और अगर लेस देन आ जाए तो अंदर जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा रूट के, तो जाहिर सी बात है वो तो कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स के अलावा वो अनइक्वल भी है। तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, और रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल, जो कि बड़ी अहम बात है, ठीक है जी। और हाँ एक और बात, अगर डी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इफ, ये भी कंडीशन याद रखो ना, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो याद रखो रूट्स जो है, रूट्स आर रैशनल, इट मीन्स उन्हें हम रेशो में लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, अदरवाइज वो हो जाएंगे इररेशनल, यानी कि उनको हम रेशो में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर तो रूट्स रैशनल है तो डी की वैल्यू जब भी मालूम करोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और अगर इररेशनल है मीन्स कि हम उसे रेशो में नहीं लिख सकते तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा एक और तरीके से ये इक्वेशंस को थोड़ा सा सॉल्व करना है, अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कोएफिशिएंट हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है ना, ये अगर अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है सबसे पहले सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या बना, सम ऑफ रूट्स का बना अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा बनता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हम बहुत इस्तेमाल करते हैं ना फॉर्मूले में, प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको हम शो करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, तो ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के, बी और ए आपको पता है जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, इधर बताया मैंने, और ए जो है वो जो एक्स स्क्वायर के साथ है, और अल्फा इंटू बीटा एक्चुअली बराबर होता है सी ओवर ए के, ठीक है। तो कभी कभार ये इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट मालूम करना होगा, और अगर आपको रूट्स गिवन है और आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उसका भी फॉर्मूला बताता हूँ। अगर किसी सवाल के अंदर इक्वेशन फॉर्म करनी है और आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एस, एस क्या है, एस है सम ऑफ रूट्स, और पी किसको जाहिर कर रहा है, पी शो कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के, ठीक है भाई। सो चैप्टर नंबर 3 ये सारी बातें लाजमी तौर पे जहन में बिठाओ, प्रॉपर्टीज को जहन में बिठाओ, और इंशाल्लाह एमसीक्यूज में तो काम में आएगा, और क्वेश्चन जब आएंगे सामने तो इनको भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में, ये भी एक अहम चैप्टर है, और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि स्टूडेंट जो है ना वो ईजिली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ या उसके जो एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक ख़ास किस्म का मैट्रिक्स होता है जिसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बात है डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। लेट से हमारे पास है 5, 8, 9, ये डायगोनल में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, और बाकी के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो बराबर होते हैं 0 के, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा एक मैट्रिक्स होता है उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट
मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो ये है कि यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ जो एलिमेंट्स डायगोनल के अंदर पाए जाते हैं ना, वो होते हैं इक्वल टू 1, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं 0। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 3/3 है, हो सकता है कि वो 2/2 भी हो, यानी ऐसे भी हो सकता है 1 1 0 0, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पे एक और मैट्रिक्स है, इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में भी एक फ़र्क है, वो ये है कि बिल्कुल दिखने में होता है हमारे यूनिट मैट्रिक्स की तरह, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल है वो जो है ना 1 1 1 होता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर होगा ना जो सेम होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर है A 0 0 0 A 0, और A कोई भी हो सकता है नंबर ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो डायगोनल है उसके अंदर नंबर बिल्कुल सेम आ रहा होगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। समझ लो डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। चौथे नंबर पे एक खास किस्म का मैट्रिक्स होता है जो आपने जहन में रखना है, वो होता है जीरो मैट्रिक्स, या उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं तो उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ साथ पांचवें नंबर पे इक्वल, तो आप समझ ही जाओगे इक्वल मैट्रिक्स कौन से होंगे। तो ऐसे हैं कि दो मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर ऑर्डर वगैरह सब कुछ सेम है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जो मैट्रिक्स ए है वो बराबर है मैट्रिक्स बी के। मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स ए है 2 3 4 8, और जो मैट्रिक्स बी है वो है 2 3 4 8। आप देखें एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, मतलब मुकम्मल तौर पे बराबर है। अच्छा जी, इसी तरीके से छठे नंबर पर एक बात आपको समझानी है, वो है एडिशन के बारे में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या शर्त होती है इन केस ऑफ मैट्रिसेस। याद रखिए, अगर सेम ऑर्डर होगा, अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। सेम ऑर्डर का मतलब अगर एक 2/2 का मैट्रिक्स है तो दूसरा भी 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है तो दूसरा भी 3/3 का होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 1/3 का है तो दूसरा भी 1/3 का होगा। ठीक है, और ये 1/3 से क्या मुराद है? ये है रॉज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है, पहले रॉज लिखते हैं फिर हम लिख देते हैं कॉलम। तो रॉज भी बराबर होने चाहिए, कॉलम भी बराबर होने चाहिए, तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए एक डिफरेंट रूल अप्लाई होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो पहला मैट्रिक्स है, लेट से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 4, इस तरीके से कुछ कर लेते हैं। ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर होना चाहिए दूसरे डिटर्मिनेंट के, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के। ठीक है ना, पहले का जो कॉलम है वो बराबर होना चाहिए दूसरे के रॉस के। फॉर मल्टीप्लिकेशन ये नेसेसरी है। जैसे यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो इसके 2 कॉलम है, इसके 2 रॉस हैं। अगर इसका मैं लिखता हूँ ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ये है 2/2 का। और अगर इसका ऑर्डर लिखता हूँ तो ये क्या है? ऑर्डर में पहले रॉज लिखते हैं, तो इसकी कितनी रॉज नज़र आ रही हैं? इसकी आपको 2 रॉज नज़र आ रही हैं और एक कॉलम नज़र आ रहा है। तो याद रखो, पहले के कॉलम दूसरे के रॉस के बराबर होने चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे के रॉस के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एडिशन में अलग रूल अप्लाई होते हैं, और मतलब सब्ट्रैक्शन में वही वाला होता है। मल्टीप्लिकेशन में दूसरा जो है वो रूल है, जिसमें मैंने आपको बताया इस तरीके से होगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपने जहन में रखनी है। छोटी छोटी के ऐड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये सब आपने जहन में रखनी है। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बताता हूँ, ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ट्रांसपोज किसे कहते हैं? याद रखो, ट्रांसपोज कहते हैं रॉस को कॉलम में तब्दील कर देना, रॉस को तब्दील कर देना कॉलम्स में।
उसको हम कहते हैं कि ये जो है ना हमने ट्रांसपोज ले लिया है। मैं एक यहाँ पर लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स आ गया 12 5 0 9। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसका ट्रांसपोज लेना चाहूँ ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो बराबर आएगा। अब 12 और 5 आपको नज़र आ रहा है कि दो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर है, इसको आप रॉज में डिवाइड कर दो 12 5, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 0 और 9। तो चाहो तो रॉस के लिहाज से देखो, चाहो तो कॉलम्स के लिहाज से देखो। ट्रांसपोज का मतलब होता है रॉस की और रॉस को कॉलम में और कॉलम को रॉस में तब्दील कर देना। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं, बहुत ही आसान सी। दो मैट्रिक्स अगर ऐड हो रहे हैं और आप इनका ट्रांसपोज लेते हो तो वो हमेशा बराबर होगा अलग अलग ट्रांसपोज लो और उन्हें ऐड कर लो। अच्छा, सेम प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होती है कि या तो दोनों को पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ले लो उसके बाद ऐड कर लो। ठीक है, बाकी स्केलर से मल्टीप्लाई करने में कोई नहीं होता। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ होता है रिवर्सल लॉ, ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट। ये मैं आपको बताता हूँ, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका मालूम कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो वो हमेशा बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, क्योंकि रॉस कॉलम में तब्दील हो जाते हैं तो पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, और तीसरी बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी, आसान सी अच्छी इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि याद रखना आसान है, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो तो आपको असल मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब सीधी सी लॉजिक है कि अगर आप जब आपने ट्रांसपोज लिया तो आपने तब्दील कर दिया कॉलम रॉस को कॉलम से, फिर दोबारा ट्रांसपोज लिया तो जाहिर सी बात है वो दोबारा से तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से मैट्रिसेस की ना ये प्रॉपर्टीज हो जाएंगी आपकी, मैट्रिसेस इसी तरीके से काम करेंगे। अब अगर डिटर्मिनेंट्स वाले हिस्से पर आते हैं तो कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की जो आपने जहन में रखनी है और अप्लाई करनी है डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर ना। कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझानी है। डिटर्मिनेंट मालूम करने का वैसे सिंपल से जो फॉर्मूला है, अगर लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट के लिए ए को मल्टीप्लाई करते हैं डी से तो आता है ए डी, फिर माइनस का साइन आता है और बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी से। इस तरीके से जो चीज़ हमें हासिल होती है, अगर ये हमारे पास ए है तो ये हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, और अगर 3/3 का होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का होता है A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, A12 A13 तीसरा कॉलम, फिर ये आ जाएगा A21 A22 A23, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा क्या 31 A32 और एलिमेंट आ जाएगा 33। अगर इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो देखो सिंपल सी लॉजिक ये होती है जो आती भी है, हमने फिजिक्स में भी काफ़ी पढ़ा है इसको। अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका आप डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहते हो तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी रो और बाकी कॉलम जो इसके रॉज और कॉलम उनको छोड़ देते हैं, यानी कि इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे बाकी लिख लेंगे। बाकी जो बचा वो क्या बन गया, वो हो गया A22 यानी 2/3 और फिर इधर आ जाएगा 32 और इसी तरीके से आ जाएगा A33। फिर नेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं विद ऑल्टरनेट साइन, तो वो होता है माइनस का A12 और अब इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे। जब इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या क्या बचेगा ये बता रहा हूँ, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा वो लिख लो, ग्रीन वाले को छोड़ दो, उसको मत देखो, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा A21 और A23 और A31 और ये आ जाएगा A33। और फिर अगेन अगला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे विद ऑल्टरनेट साइन तो A13 आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाकी का, यानी कि A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, A31 लिखेंगे और A33 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से बाकी दो सोल्यूशन वैसे ही होता है, आपको पता है A इंटू डी और B माइनस सी, उसको आप प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जो मैं प्रॉपर्टीज़ कह रहा था ना, वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी होता है। ट्रांसपोज लेने से पहले जो डिटर्मिनेंट ले रहे हो वो भी सेम आंसर आएगा, इसका भी आंसर यही आएगा। ठीक है जी, अगर हम इंटरचेंज कर सकते हैं दो रॉस को या दो कॉलम को, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम चेंज करेंगे चेंज ऑफ
रॉस और कॉलम, तो सिर्फ जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सही रहेगा। ठीक है। तीसरी भी एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर दो रॉज या दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, सेम है, हमारे पास रॉज आइडेंटिकल हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर आता है 0 के। ठीक है, बात समझ में आ गई। और 0 होंगे अगर सारे एलिमेंट्स, तो 0 आएगा ही आएगा, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और ये हो गई हमारे पास मैट्रिसेस का पूरा टॉपिक। लेकिन सबसे ज्यादा मजे का चैप्टर है भैया मेरे लिहाज से तो चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंदर बहुत अहम तीनों, जो सबसे अहम बात है, अर्थमेटिक सीरीज है और ज्योमेट्रिक सीरीज है और हार्मोनिक सीरीज है, उसको जो है वो आपने समझना है सही तरीके से। अर्थमेटिक कब होती है, अर्थमेटिक सीरीज कब होगी, जब जो है वो हमें ये पता है कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है और अगला नंबर आ रहा है, यानी कि एक पता हो और अगला नंबर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐड करने से आ जाए, अगला नंबर उसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को ऐड करने से आ जाए। जैसे मिसाल तौर पे यहाँ पे +1 करके सीरीज चल रही है, 2 4 6, यहाँ पे +2 करके चल रही है, तो ऐसा जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसके लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं किसी भी टर्म का, nth टर्म का, वो होता है a+n-1 इंटू डी, जबकि डी शो कर रहा है कॉमन डिफरेंस को, जो भी मैंने बताया, जिसको ऐड करते जाओ तो अगला अगला आता है, तो वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। n कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितनी है, और a होती है फर्स्ट जो वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम जाहिर करते हैं a से, और ये आ जाएगी nth टर्म, यानी कि जो भी n की वैल्यू पुट करेंगे वो वाली टर्म हम इजीली मालूम कर सकते हैं। और याद रखिए अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक सीरीज की बात कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो पहली टर्म जो है वो बराबर होती है a के, दूसरी आती है a+d, अगली वाली वैल्यू चाहिए तो a+2d आ जाएगा। इस तरीके से टर्म्स आगे बढ़ती रहती है, यानी कि d का मल्टीपल करते रहो और आगे बढ़ाते रहो, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो बन जाएगा। ठीक है। और अगर वो सीरीज है और आप मालूम करना चाहते हैं सम ऑफ नंबर्स जितने भी हैं उस क्या कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज में, तो वो बराबर होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ब्रैकेट में आता है 2a+n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के जरिए हम सम ऑफ n टर्म्स मालूम कर सकते हैं, और बाकी सारी वैल्यूज तो आपको पता है किसको शो कर रहे हैं। ठीक है। और SN का एक और भी फॉर्मूला है, किसी उसमें आपको जब सम निकालना होगा तो फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होगी, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर गिवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है n/2 और वो जाता है a+l। तो डिपेंड करता है जो आपको गिवन हो उस तरीके से आप जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो nth टर्म आ गई, n टर्म के सम आ गए, और इसी तरीके से अब आ जाए अगर अर्थमेटिक मीन, अगर हमें मीन मालूम करना है, सबसे आसान फॉर्मूला जो है ना अर्थमेटिक मीन का ही है। अर्थमेटिक मीन की सिंगल बात यह है कि अगर दो है हमारे पास टर्म्स, तो हम क्या करेंगे a+b डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमें अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा दोनों के दरमियान का। ठीक है ना। और अगर n अर्थमेटिक मीन्स हैं a और b के दरमियान में, मिसाल के तौर पे एक टर्म है आपके पास a, फिर अगली टर्म आ रही है a1, फिर आ रही है a2, a3, a4, और इसी तरीके से चलते चलते an तक जा रहे हैं ना हम, और उसके बाद आ रहा है b। अगर a और b के दरमियान में हमें मालूम करना है, तो बात यह है कि नंबर ऑफ टर्म्स जब हम मालूम करेंगे n, यानी कि इन मीन्स का कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मीन्स कितने होंगे, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय n। तो बता दिया मैंने आपको n क्या है, नंबर ऑफ मीन्स है। ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम d = b - a डिवाइडेड बाय n+1। इस फॉर्मूले को जहन में रखिए। जितने भी मीन आपको दो वैल्यूज के दरमियान में मालूम करने के लिए कहा जाए, तो आपको पहली और लास्ट टर्म गिवन होगी, b - a किया जाता है, और जितने भी नंबर ऑफ मीन्स उन्होंने फाइंड करने के लिए कहे हैं कि 5 मीन मालूम करो, 10 मीन मालूम करो, तो n+1 मालूम करके हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, a1 a2 a3 ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो am की बात जो है वो यहाँ तक हल हो जाएगी।
ठीक है ना, ए एम तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम आ जाएं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एक कॉमन रेशियो होता है जो कि मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ती है एक कॉमन रेशियो से, यानी कि आप आगे से आगे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पहली टर्म ए है और कॉमन रेशियो को मैंने आर से जाहिर कर दिया, तो अगली टर्म आर से मल्टीप्लाई करके इजीली आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब फिर आपने अगली टर्म हासिल करनी होगी, तो अगली टर्म होगी हमारे पास ए आर का स्क्वायर, यानी कि उसी रेशियो का अब आप स्क्वायर करके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, अगला आ जाएगा। फिर आर का क्यूब करोगे, आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से टर्म्स आगे बढ़ती रहती हैं। तो अगर कभी हमें nth टर्म मालूम करनी है, और आपको n जाहिर सी बात है गिवन होगा, nth टर्म अगर आप कभी भी फाइंड आउट करोगे तो tn जो nth टर्म है tn वो होता है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और n-1 जितनी भी आपने मालूम करनी है। क्योंकि आप देखो अगर आपको कहा जाए 1 2 3, तो 3 के लिए यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना, 3 के लिए 2 आ रहा है, तो ये 2 का मतलब क्या हो गया 3-1, इस वजह से ऊपर फॉर्मूले के अंदर n-1 आता है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज है अगर और हम उसका सम मालूम करना चाह रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी इस पर इतना करना नहीं है। तो इधर भी जो है ना कंडीशन निकलती है, दो कंडीशन निकलती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है ना, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ रहा है यानी कि 1/2 1/4, तो सम ऑफ n टर्म्स बराबर होता है a 1 माइनस आर टू दी पावर n, और डिवाइड कराते हैं 1 - r से, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब जो है वो r जो है वो 1 से कम होगा। और अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लास्ट टर्म पता है, तो एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है a माइनस आर इंटू एल, लास्ट टर्म जो भी है, और 1 - r कर लोगे तो इससे भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। एल लास्ट टर्म को जाहिर करता है और एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, बता चुका हूँ, इस वजह से दोबारा नहीं लिख रहा। तो आर अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूले में फर्क आ जाएगा, आर अगर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला बनेगा ए, ये तो कॉमन चलेगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है अगर आर 1 से बड़ा है तो 1 में से आर को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि आर n-1 करेंगे डिवाइडेड बाय r-1 करेंगे। और इसी तरीके से अगर फॉर्मूला ये लास्ट टर्म वाला यूज करना है, तो इधर क्या हो जाएगा, अब हम किस तरीके से माइनस करें इसमें से आर एल, क्योंकि अब बड़ी वैल्यू आ रही है, उसमें से ए को माइनस करेंगे। ओके, देख लो उल्टा हो गया फॉर्मूला, और यहां पर भी अपॉन में r-1 आ जाएगा। ओके, तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। और हाँ, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एक ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये भी हो सकती है ना इसके अंदर टर्म्स, इनफाइनाइट होगा तो बताता हूँ कैसे करेंगे। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अगर इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स है ही नहीं, इनफाइनाइट है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एस इन्फिनिटी, ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म्स है, ये बराबर आ जाता है 1a/1 - r, और जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे जब r जो है वो लेस देन होगा 1 से, और अगर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है इसको आप चेंज कर सकते हो। अब आप लॉजिक समझ गए हो। ज्योमेट्रिक मीन अगर दो नंबरों के दरमियान में चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन, और ये हम मालूम करना चाह रहे हैं ए और बी के दरमियान में, तो उधर a + b डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग मसला है। यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं gm का, ज्योमेट्रिक मीन का, अंडर रूट दोनों वैल्यूज का हम रूट ले लेते हैं, यानी कि पहले उनका प्रोडक्ट लेंगे और फिर रूट ले लेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन एक से ज्यादा है तो क्या करें। मिसाल तौर पर ज्योमेट्रिक मीन अगर हमारे पास 3, किसी सवाल के अंदर 3 गिवन होंगे, तब क्या करेंगे, 3 ज्योमेट्रिक मीन, तो इसके लिए क्या अपने लिए आसानी करेंगे, जो हम सपोज करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, उसके लिए एक कर लेंगे a/r, एक को करेंगे a और एक को करेंगे ar, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी अगर 3 है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे 4 है, तो 4 के लिए कहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, एक क्यूब में आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे 5 है, 5 वाला देख लो, अगर हमारे पास 5 ज्योमेट्रिक मीन है, तो 5 ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करेंगे हम, इजीली a तो लिखते ही है, a के इधर वाला ar लिखेंगे और इधर वाला a/r लिखेंगे। अगला वाला क्या बनेगा, अगला वाला अगर हम मालूम करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ar का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मालूम करेंगे तो a/r स्क्वायर।
तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उस लिहाज से ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो 5 अगर जीपी नंबर्स हैं तो वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर n जीएम्स हैं, उसके लिए भी लॉजिक है ना। अगर n जीएम्स आपको कहे जाएं मालूम करने के लिए किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर, तो उसके लिए जो है वो हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कॉमन रेशो का, जिसे r से जाहिर करते हैं। वो फॉर्मूला होता है b/a। जो भी दोनों टर्म्स है ना, पहली टर्म a होती है और लास्ट वाली टर्म b होती है, बराबर आता है 1/n+1 के। ठीक है ना। ये जो मैं n ज्योमेट्रिक मीन्स कह रहा हूँ ये ऐसे है, a, g1, g2 और g3, और ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा gn तक, और फिर आएगा b। तो फिर जो कॉमन रेशियो है वो इस फॉर्मूले के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है। और आखिरी हमारे पास आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस। ये जो हमारे पास HP है वो बेसिकली AP का जो है ना वो इनवर्स होता है। मतलब ये अपने आप में कोई प्रोग्रेशन नहीं है, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ AP। ये AP का ही, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही रेसिप्रोकल है। तो बहुत सारी बातें जो है ना आप वहां से समझ सकते हो, इतनी लंबी चौड़ी कोई इसके अंदर कहानी होती नहीं है। वो HP का nth टर्म मालूम करनी है, ठीक है ना। nth टर्म आपको मालूम करनी है, जिसे हम Tn कह रहे हैं। तो वो ज़्यादा आसान नहीं होगा कि हम क्या करें, जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली उसका AP का, ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/a+n-1 इंटू डी आ जाएगा। बाकी सोल्यूशन डिफरेंट है, लेकिन भाई बात यह है कि मुश्किल करना ही क्यों है, आप आसान रखो ना। अगर आपको n टर्म AP की चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल यही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वो हो जाएगा, समझ लो कि जो करस्पॉन्डिंग AP की टर्म है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा सीधा सीधा। तो रेसिप्रोकल आपने मालूम करना है। और अगर बात की जाए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP, तो वैसे तो एक फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल सा बन सकता है, लेकिन हमारी बुक के अंदर मेंशन है कि कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो ना आपको याद करने की जरूरत है और ना ही वो पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, हायर क्लासेस में जाके मैंने फॉर्मूला देखा है, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक के अंदर वो गिवन नहीं है। लेकिन हाँ, हार्मोनिक मीन जरूर है। अगर आपने हार्मोनिक मीन मालूम करना है दो नंबरों के दरमियान में, मिसाल के तौर पे वो A और B हैं, तो उसके लिए हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं सीधी सीधी कि HM बराबर होता है 2 उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट, और डिवाइड में आ जाता है A+B के। और ये जो कहानी आई है ये सीधा सीधा रेसिप्रोकल से भी आ जा सकती है, 1/A+1/B डिवाइड बाय 2 करके ना। तो बहरहाल वो मैंने आई थिंक किसी पेपर के सोल्यूशन में भी बताई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास वाला चैप्टर हो गया जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन बहरहाल है बहुत आसान। और सिंपल जो टेक्निक्स हैं उनको आप जहन में रखो, इंशाल्लाह परेशान नहीं होगे। चैप्टर नंबर 7 पर आ जाओ। चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इस चैप्टर के अंदर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की जो आप सिंपल थोड़ी सी लॉजिक समझोगे तो उससे जो है वो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि काउंटिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसके अंदर काउंटिंग किस तरीके से करते हैं। काउंटिंग की सिंपल सी लॉजिक है, उसको जाहिर करते हैं OA से। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको किसी भी सेट में चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आप इस तरीके से लिखेंगे, काउंट करेंगे। मिसाल तौर पे 3 है, 4 है, 5 है। और अगर A और B जो सेट हैं ये हैं ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि कुछ जो है वो इसके अंदर सेम है चीज़ें, तो ओवरलैपिंग सेट है। अगर दोनों A और B, यानी कि हम ऐसे लिखें कि OA प्लस OB, यानी कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कुछ हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर ओवरलैपिंग है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर A यूनियन B, और साथ में आ जाएगा हमारे पास A इंटरसेक्शन B। इस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं वैल्यू। लेकिन ये सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब हम जो है वो ओवरलैपिंग कर रहे हो, तो वो जो दोनों सेट हैं वो ओवरलैपिंग हो। और अगर वो ओवरलैपिंग नहीं है बल्कि उनका एक दूसरे पे के ऊपर कोई असर नहीं है, मिसाल के तौर पे दे आर डिसजॉइंट, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, डिसजॉइंट है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है दोनों इवेंट्स में, दोनों सेट के अंदर, और फिर हम कोशिश करते हैं इस तरीके से ऐड करने की। या फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं उसका A इंटरसेक्शन B। अगर डिसजॉइंट है, कोई चीज कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब नल सेट आएगा। और अगर नल सेट आएगा तो जो भी नंबर हैं A यूनियन B के,
वो सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज इन बी। ठीक है जी। और फैक्टोरियल किसे कहते हैं? फैक्टोरियल अगर हमें मालूम करना है, लेट से फैक्टोरियल ऑफ n, तो उसको हम लिख देते हैं n फैक्टोरियल। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे हम मालूम करना चाह रहे हैं किसका फैक्टोरियल, 7 कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब होगा 7 इंटू यानी कि n-1, n-1 क्या हो जाएगा 6 इंटू फिर 6-1 5 इंटू फिर 4 फिर 3 और फिर साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब होता है हम सीधा सीधा क्या करते हैं, n लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं n-1 से n-2 से, और ये कहाँ तक चलता है, ये चलता है 1 तक। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा परम्यूटेशन का नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के लिए लिखने का तरीकेकार क्या है, हम सीधा सीधा लिखते हैं NPR और उसका फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, r जो भी इधर लिखा हुआ होगा तो उस तरीके से आप कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 5p3 तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे n यानी कि 5 का फैक्टोरियल और नीचे हम लिख देंगे 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऐसे लिखा जाता है। बाकी कैलकुलेटर से तो सीधा सीधा मालूम करते ही हो। और अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के बजाय नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की बात हो कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन को सी से जाहिर किया जाता है, ये होता है NCR। और NCR के लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यानी कि अगर NPR को डिवाइड बाय r फैक्टोरियल कर दें तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ NCR। ठीक है ना। दोनों फॉर्मूलों को अगर मैं रिलेट करके बताऊं तो रिलेशन से सीधा सीधा आपको क्या नजर आ रहा है कि हम सिर्फ क्या करेंगे, अगर हम हासिल करना चाहते हैं NCR तो आप क्या करेंगे, जो NPR है उसको सीधा सीधा आप r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अच्छा जी, जो अब कॉमन सवालात आते हैं ना उनको देखो कि कौन सा फॉर्मूला उनके लिए इस्तेमाल करना है। लेट से अगर हम मालूम करना चाहते हैं ग्रुप परम्यूटेशन, तो ग्रुप परम्यूटेशन के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल और t फैक्टोरियल। जितना भी ग्रुप है ना, जो भी ग्रुप है उस लिहाज से हम बात करेंगे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हम ग्रुप परम्यूटेशन p मालूम करना चाह रहे हैं और किस किस की कर रहे हैं, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, r के लिहाज से कर रहे हैं, s के लिहाज से, t के लिहाज से, तो वो इस फॉर्मूले के जरिए किया जाता है। और अगर ग्रुप नहीं है और सर्कुलर परम्यूटेशन है, ठीक है, किसी सर्किल के अंदर जो है वो अरेंज कर रहे हैं हम लोगों को, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी अक्सर दे देते हैं, तो सर्कुलर के अंदर फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं परम्यूटेशन को, वो बराबर होता है n-1 फैक्टोरियल के। मिसाल के तौर पे अगर 8 लोग हैं उनको सर्किल के अंदर रखना है तो वो हो जाएगा 8-1 यानी कि 7 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और थ्योरम्स नहीं, थ्योरम्स की फिलहाल जरूरत नहीं है, इतनी कोई कहानी नहीं है, लेकिन हाँ वो परम्यूटेशन राउंड और नेकलेस भी होता है तो वो ही बता दें। परम्यूटेशन राउंड द नेकलेस, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं P बराबर होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। प्रोबेबिलिटी की तरफ आए, जो सारे टॉपिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले कुछ जो डेफिनेशन इस्तेमाल होती हैं, लेट से सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या है, यह सेट है सारे के सारे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना किसी भी एक्सपेरिमेंट के। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी रिजल्ट निकल सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे वो सैंपल स्पेस कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपने एक डाइस को रोल करा तो उसके कितने कंडीशंस, कितने आउटकम्स निकल सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक डाइस को रोल करोगे तो उसके अंदर 6 हिस्से होते हैं, 6 उसके फेसेस होते हैं, तो इसका मतलब वहां पे जो सैंपल स्पेस है उधर सीधा सीधा 6 होगा। ठीक है ना, तो सैंपल स्पेस। और फॉर एग्जाम्पल आप कॉइन को अगर टॉस करते हो तो कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन के अंदर 2 ही नतीजे निकलते हैं, तो वहां पे पॉसिबल आउटकम जो है वो 2 ही हो सकती हैं। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में इवेंट कहने का बहुत अहम वो है, काम है कि इवेंट को हम बताते हैं। तो ये है क्या, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, किसी भी सबसेट की अगर हम बात करें सैंपल स्पेस की,
तो वो इवेंट कहलाता है एक पर्टिकुलर। जैसे मिसाल के तौर पे हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट है, या डाइस के अंदर 1 आ जाए वो एक इवेंट है। तो इवेंट क्या है, ये सीधा सबसेट है ऑफ अ सैंपल स्पेस। जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बहुत सारे, उनमें से किसी एक को जो है वो इवेंट कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, शो करते हैं हम उसको P से, बराबर होता है OA डिवाइडेड बाय OS। क्या क्या मतलब निकला इसका, देखो ये जो लिखा हुआ है ना PA का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए की क्या प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे ओ ए का मतलब क्या हो गया। ओ ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेट्स इन ए के कितने, ए सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ओ एस का क्या मतलब मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। और ठीक है, यहां पे भी मेरे कहने का मतलब यही था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर कितने हैं और यहाँ पर सेट एस के अंदर कितने हैं। तो इस तरीके से जो है ना प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। अच्छा, इसी के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए दोनों की, ठीक है ना, दोनों जो हैं हमारे पास इवेंट्स, उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मिसाल के तौर पे हम उसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी कि दोनों इवेंट कब हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा अगर दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करते ही है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किया जाए तो एक नल सेट आएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी कॉमन चीजें इनके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो फिर अगर मैं प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहता हूं दोनों की, ए यूनियन बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी होने की, तो वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। सीधा सीधा यूनियन के जरिए निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ये कहानी बनेगी और यहाँ पे सिर्फ जो है वो यूनियन वाला होगा, तो फिर दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी। और हाँ, अगर दो इवेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं और आपने एक की प्रोबेबिलिटी से दूसरे की निकालनी है, मिसाल के तौर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो बराबर आ जाएगा 1 माइनस पी ए। यानी कि अगर दोनों एक दूसरे के उलट हैं तो दोनों एक दूसरे के उलट में ऐसे निकलेगा ना, जैसे मिसाल के तौर पर हेड और टेल वाली बात कर लो, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों 1 माइनस करके इजीली कर सकते हो। अगर एक का आने का चांस 30% है तो दूसरे का 70% होगा, लेकिन ये तब होगा जब दोनों इवेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 8 इज मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, बाइनोमियल थ्योरम दोनों मिलाकर है। तो देखो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। अगर मैथमेटिकल इंडक्शन को हम समझने की कोशिश करें तो मैथमेटिकल इंडक्शन दरअसल एक प्रोपोजिशन है, ठीक है। एक प्रोपोजिशन क्या है, 3 स्टेप्स के अंदर उसको आपने याद रखना है और उसको आपने अप्लाई भी करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल है और उसमें हम कोई वैल्यू n के तौर पे लिखते हैं, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 ट्रू है, पहला हम ये चेक करेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास एक्सपेंशन है उसके अंदर n की जगह पे 1 पुट करके देखेंगे वो ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उसमें चेक करते हैं वो ट्रू है अगर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, और जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसमें हम n इज इक्वल टू के पुट कर देते हैं। और जब n इज इक्वल टू के वाली बात होती है तो उसकी मदद से हम ये आखिरी बात साबित करते हैं कि p पॉलिनोमियल जो भी है n का, वो क्या होगा, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए अगर हम प्रूफ कर दें तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट ये होता है, देन ये जो पॉलिनोमियल है
वो ट्रू होता है, इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन रूल है ना मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो मैंने आपको भी समझाया। मैथमेटिकल इंडक्शन का यही मेन रूल है, और इस मेन रूल के जरिए आपको 3 फॉर्मूले मिलेंगे जो कि एमसीक्यूज में आने के चांसेस जरा ज्यादा ही हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स का सम करना चाहते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, ये n तक चलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें सम मिल जाता है नेचुरल नंबर्स का, जितने भी नेचुरल नंबर्स हो। अगर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और आखिरी वाला n का स्क्वायर है, इनका सम मालूम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है n × n+1 × n+2 और डिवाइडेड बाय 6 आता है। तो ये मैंने जो है ना वो एमसीक्यूज वाली वीडियो के अंदर भी समझाई थी, स्क्वायर और क्यूब वाला ना। इसी तरीके से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और इसी तरीके से अगर चलते रहें, और n का क्यूब अगर हो जाएगा तो बराबर होता है क्या, n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय होता है 4। तो ये 3 फॉर्मूले हम याद रखना, नेचुरल नंबर्स का सम और स्क्वायर उन नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम और नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, ये इसके बराबर आता है। ठीक है जी, ये तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाली बात हो गई। अब आप आ जाइए बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। तो बाइनोमियल थ्योरम में कैसे कैसे यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस फॉर्म के अंदर गिवन है a + b⁴n, तो फॉर्मूला स्टार्ट होता है an से, फिर आता है n, और n के बाद आता है a n-1 और b एज इट इज आता है। फिर हम सेलेक्ट करते हैं n को, n-1 को, फिर आता है 2 का फैक्टोरियल, और अब a में से 2 माइनस हो जाता है और b का हो जाता है स्क्वायर। और इसी तरीके से अगले वाले के अंदर, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, n आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा और 3 का फैक्टोरियल आएगा। 3 का फैक्टोरियल ऑलरेडी समझा चुका हूँ, 3 × 2 × 1 समथिंग होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा a, n में से 3 माइनस हो जाएगा, b की पावर हो जाएगी क्यूब, और इसी तरीके से चलते चलते जो लास्ट वाला हमारा आंसर आता है वो आ जाता है b⁴n, बढ़ते बढ़ते n तक चला जाता है। ये a + b की फॉर्म में। और अगर इसी को हम लिख देते हैं सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, 1 + x की फॉर्म में, 1 + x⁴n, तो हो जाता है 1 + nx, फिर वही n × n-1, सही है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ में आता है x स्क्वायर, फिर अगला आएगा n × n-1 n-2 और डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और x क्यूब आता है, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहता है। तो ये दोनों जो है ना ज्यादा कॉमन है। और इसी फॉर्मूले के अंदर बल्कि 2 और बता देता हूँ अलग अलग करके ना, उससे क्लियर हो जाएगा। लिख लो तो ज्यादा बेहतर है ना इन फॉर्मूलों को। 1 माइनस, अगर पहले 1 + x वाला देखें, 1 + x⁻⁻n अगर हो, नेगेटिव हो, 1 + 1 माइनस, ठीक है, फिर 1 प्लस और फिर 1 माइनस, इस तरीके से कंटिन्यू चलेगा। 1 प्लस की वैल्यू आती है, फिर माइनस की वैल्यू, फिर प्लस की वैल्यू, एंड सो ऑन, ये आगे इसी तरीके से बढ़ता रहता है। और अगर पावर भी नेगेटिव हो और दरमियान में भी नेगेटिव आ जाए, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हो। और इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी है, तो सबसे सिंपल सी बात है, आप याद रखें, ये जो है ना, कोई भी आपको nth टर्म अगर पता करनी है और r+1 होगा, r क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल आप 5th टर्म की बात कर रहे हो, तो 5th टर्म का मतलब हो जाएगा r उससे 1 कम हो जाएगा, r को 4 रखना पड़ेगा। अगर छठी टर्म चाहिए तो r को 1 कम रखना पड़ेगा, मतलब 5 रखना पड़ेगा, r हमेशा 1 कम होता है। ये बराबर होता है NCR हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करो या कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। और जो भी यहाँ पर आ जाता है, जिसका भी हमें मालूम करना है, पहले जो भी फैक्टर होता है उसमें से n-r करते हैं, और अगला जो b होता है उसके अंदर r की पावर बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से आगे चलता रहता है, और r रेशो में नहीं हो सकता, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, फिर एक सवाल, ये तो nth टर्म वाला सवाल आ गया। फिर एक सवाल आता है कि आप जो है वो इनकी मिडिल टर्म पता करें, इस एक्सपेंशन के अंदर मिडिल टर्म पता करें। तो मिडिल टर्म के लिए 2 कंडीशन है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। मिडिल टर्म में हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन आती है फॉर इवन, और अगर ऑड हो तो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर n इवन है, इफ n इज इवन, ठीक है, टोटल नंबर जो आ रहा है n की वैल्यू जो है, जो
पावर है वो बेसिकली इवन है तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर n जो है वो है एक ऑड नंबर, ठीक है, तो ऑड के लिए जो है हमारे पास 2 मिडिल टर्म आ जाएंगी, इवन के लिए एक मिडिल टर्म आती है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं टी आर प्लस वन। अगेन वही बात है, आर जो है वो एक कम वाला होता है, आर एक कम वाला होगा, जो टर्म हमें मालूम करनी है आर उससे एक कम होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एन प्लस टू डिवाइड बाई टू टर्म, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, मिसाल तौर पे आपको कहा जाए कि आपने मालूम करनी है इवन नंबर है ना कोई भी, फॉर एग्जांपल 6 है, पावर 6 है, और आपसे कहा जा रहा है तो आप मिडिल टर्म पता करें, तो 6 प्लस टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4, तो वो हो जाएगी फोर्थ टर्म, समझ गए ना, वो कौन सी टर्म हो जाएगी, वो फोर्थ टर्म कहलाएगी जो इसकी मिडिल टर्म होगी। अच्छा, ऑड में 2 टर्म्स आती हैं तो दोनों को यूज करोगे, एक आएगा, एक टर्म होती है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू होता है, ठीक है ना, एक एन प्लस वन अपॉन टू हो जाता है, और दूसरा जो है वो आ जाता है एन टी आर प्लस वन, मिटा ही देते हैं, ये हो जाएगा टी आर प्लस वन, ये बराबर हो जाता है हमारे पास एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टूथ टर्म के, यानी कि फिर वही बात है, यानी कि अब आप यहाँ पे पुट करेंगे इनकी जगह पे ऑड अगर होगी ना एन की पावर, तो इसका मतलब 2 मिडिल टर्म्स निकलती हैं, तो उन 2 मिडिल टर्म्स को मालूम कर लोगे, ठीक है जी। ये भी हो गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इतना काफ़ी है, इससे आप लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ जाओगे, मिडिल टर्म वाली बात भी हो गई और फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाली बात भी हो गई। तो इसके लिए जो है ना आप यही बातें जहन में रखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी, और बाइनोमियल से पहले जो मैंने आपको बताया ना, ये मैंने आपको बताया है, लिख देता हूँ, ये मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स बताए थे, तो इनको रिवाइज करोगे ना जब, और उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, और ये ज़्यादातर बातें जो है ना आप देखोगे एमसीक्यूज़ में बड़ी काम में आएंगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और इंशाल्लाह केमिस्ट्री फेज से आपको समझ में आएगी होगा कैसे यूज़ करना है। देन हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आसान चैप्टर्स में से है ये ना, स्टूडेंट परेशान नहीं होते। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले आता है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, तो उसको देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज, इनके दरमियान का रिलेशन, तो वो एक सिंपल सा रिलेशन है, आप याद रखिए कि जो एक रेडियन अगर आपने मालूम करना है तो याद रखो एक रेडियन बराबर होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज के, या फिर अगर आपको एक डिग्री पता करनी है तो एक डिग्री जो है वो बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हो जाएगा अगर कहीं पर आ रहा है पाई रेडियंस, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्रीज के। तीनों फॉर्मूले, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों बड़े अहम है ना, तो इनको जहन में रखना है। अच्छा, 180 डिवाइड बाय पाई के बजाय अगर हो सकता है एमसीक्यूज के अंदर 57.3 डिग्रीज वाली बात लिखी हो, तो वही पता है, ये यहाँ पर पाई को 180 से डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से 0.001745 रेडियन के बराबर आएगा, तो ये भी याद रखा जा सकता है, ठीक है जी। ये पहला रिलेशन हो गया ना, पहला रिलेशन। दूसरा जो रिलेशन है इसी चैप्टर के अंदर वो है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, ऐसे शो करते हैं, और आर्क लेंथ का एंगल के साथ ना, सेंट्रल एंगल के साथ, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को तो फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये रिलेशन होता है सीधा सीधा S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और आपने क्या क्या बात याद रखनी है, बात यह है कि इसमें पहली अहम बात यह है कि थीटा होना चाहिए इन रेडियन, डिग्रीज में नहीं इस्तेमाल कर सकते इस फॉर्मूले को, और दूसरी बात ये होती है कि S और R के होने चाहिए सेम यूनिट्स, तभी आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, एंगल की खास बात यह है कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इधर बताते हैं थीटा पॉजिटिव होगा, और ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हर लिहाज से फिजिक्स में भी एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव, और थीटा हो सकता है नेगेटिव भी, और नेगेटिव का मतलब वो कौन सा वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है जी, सॉरी नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, गलत बोल गए, S इज इक्वल टू आर थीटा आपको पता है। अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर एक बड़ी अहम बात आती है क्वाड्रेंट्स की ना,
तो उन क्वाड्रेंट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। ये आता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आप एक बात जहन में बिठा लीजिए, जो कि फिजिक्स पढ़ते पढ़ते समझ ही गए होंगे। एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को, कॉमनली ना, इससे ही आपने जहन में रखना है। तो अगर कोई भी थीटा 90 यानी कि 0 से लेकर 90 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, कोई भी एंगल अगर कहां से कहां तक है, यहां पर आता है 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आप एक बात याद रख लीजिए, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है। तो देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, या x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, ऐसे ही बात को समझ सकते हो। और फिर जाहिर सी बात है, अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव आएंगे, फिर 10 का आंसर भी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये है 0 से लेके 90। फिर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, ये होता है 90 से लेके 180 तक, 90 एंगल से स्टार्ट हो रहा है, 180 तक जा रहा है। इधर आप देख लो, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा नेगेटिव में होता है और साइन थीटा पॉजिटिव में होता है, तो आप इजीली याद रख लोगे। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक जा रहा है, 180 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 270 डिग्रीज तक, और यहाँ पर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो cos थीटा भी माइनस में होगा, ऐसे लिख देता हूँ, और साइन थीटा भी माइनस में होगा। जब दोनों ही माइनस में होंगे तो tan थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो सिर्फ इन दो को याद रखोगे, बाकी का अंदाजा वैसे ही हो जाएगा। और इसी तरीके से, और अभी हम एंगल ऐसे करके नाप रहे हैं, ऐसे करके नापना शुरू कर रहे हैं। फिर अगर एंगल होता है 270 से लेकर 360 डिग्रीज तक, तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा और साइन थीटा हो जाएगा इस केस में नेगेटिव। तो जो क्वाड्रेंट का चक्कर है, जो गलतियां होती हैं, वो तो आप ऐसे करके ना दुरुस्त कर लें, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी। और बाकी जैसे कि फंडामेंटल्स और ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे, तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबसे आसान, सभी लोग याद रखते हैं। सेकेंड फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं सेक और टेन वाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जितने फॉर्मूले इसकी मदद से बन सकते हैं वो आप बना लो, सारे के सारे नहीं लिख रहा मैं। तीसरा, जब तीसरा आप देखोगे तो वो कॉट और कोसेक का हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया। बाकी टेन थीटा का फॉर्मूला तो पता ही होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है पता है ना, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, या इसका उल्टा बोल लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, या टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, दोनों बातें ना इसी तरह से ही चलती हैं। बाकी सेक वगैरह अब आप इससे सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको आप जहन में रखो तो इंशाल्लाह बाकी सारे फॉर्मूले बनते ही रहेंगे, और फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई टेंशन नहीं होगी। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 भी अहम है और इसके अंदर फॉर्मूले ज़रा ज़्यादा हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर थोड़े से मुश्किल वाले फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक डिस्टेंस फार्मूला कॉमन है, इस्तेमाल होता है, और हम लिख देते हैं मिसाल के तौर पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या मिडिल टर्म के फॉर्मूले हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला है, और मिड पॉइंट फार्मूले जो हैं x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होती है। x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और इसी तरीके से y की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। उसके बाद फॉर्मूले जो बनते हैं वो बनते हैं जो फंडामेंटल लॉस कहलाते हैं ना, साइन के और कोसाइन के। सबसे पहली बात, साइन अल्फा प्लस बीटा, जब भी साइन की बात करते हैं तो दोनों के दोनों आते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा।
ठीक है, साइन में अलग अलग आते हैं दोनों एक साथ, और फर्क क्या आता है, अगर इधर माइनस साइन आएगा तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, पहला फॉर्मूला। जो दूसरा फॉर्मूला है कोसाइन का, कॉस एल्फा प्लस बीटा मालूम अगर करना है तो बराबर आएगा हमारे पास कॉस, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉमन, कॉमन एक साथ आते हैं, कॉस में कॉमन एक साथ आते हैं, कॉमन एक साथ आने का मतलब हो गया कॉस दोनों एक साथ होंगे, साइन दोनों एक साथ होंगे, कॉस एल्फा कॉस बीटा, लेकिन माइनस आएगा, और फिर साइन एल्फा और साइन बीटा, और फॉर्मूले में फर्क ये आएगा कि अगर इधर माइनस आएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, ये फर्क आता है इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर। तो साइन, ये आप एक फॉर्मूला याद करो सिर्फ साइन की, उससे आपको जो है वो 4 फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला, बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, हम काफी इस्तेमाल करते हैं उसको, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है, ये फिजिक्स में भी इस्तेमाल किया है हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेशन के दौरान। इसी तरीके से चौथा फॉर्मूला साइन 2 थीटा तो हो गया, अब जरा आ जाओ कॉस 2 थीटा ही बताएं। तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जितने फॉर्मूले बन सकते हैं ना, कॉस की वैल्यू इधर पुट करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो सारे फॉर्मूले आप इजीली बना सकते हो। या अगर एक आध बना के दिखा दूं, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस 2 थीटा के ना ये तीनों के तीनों फॉर्मूले, जैसा सवाल वैसा जवाब, वैसा आप उसको इस्तेमाल कर लो। ठीक है, अच्छा कॉस के मैंने बता दिए ना चारों जो अहम है। अब जरा आ जाओ 10 पर, क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 के अंदर सबसे पहली बात, अगर मैं 10 अल्फा प्लस बीटा मालूम करना चाह रहा हूँ, प्लस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ पहले, तो प्लस वाला फॉर्मूले में ऊपर आता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, सही, ऊपर आता है प्लस और नीचे आता है माइनस, 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। और इसी तरीके से साइन चेंज करोगे, इधर माइनस का साइन आएगा तो इसका मतलब क्या फर्क आ जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, ये फर्क आएगा अगर माइनस का साइन लगाएंगे। तो फिर वही बात है, एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बनाओ, और जब ये वाला फॉर्मूला बन गया तो इजीली अब आप फॉर्मूला बना सकते हो, बाकायदा उसको प्रूव भी कर सकते हो ना कि 10 2 थीटा किसके बराबर आएगा। ठीक है, अगर दोनों के दोनों एंगल थीटा के बराबर हैं तो फिर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, तो याद रखिए वो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास 2 tan थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों ऊपर थीटा हो जाएंगे तो 2 tan थीटा आ जाएगा, और नीचे आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 अपनी जगह पे रहता है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 स्क्वायर थीटा बनाते हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूले क्या रटोगे, अगर टेक्निक याद हो जाए, समझ जाओ सारी बात, तो इजी हो जाएगा। फिर 2 फॉर्मूले हाफ एंगल वाले, हाफ एंगल फॉर्मूले, फिर सम टू प्रोडक्ट वगैरह वाले फॉर्मूले भी देखने हैं। हाफ वाले जो है वो 2 फॉर्मूले 7 और 8 नाम दे देते हैं उसको, जो 7 है और 8 है। तो हाफ एंगल फॉर्मूलों के अंदर अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा बाई 2, तो बराबर आता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि साइन है तो बीच में माइनस आ रहा है। कॉस थीटा बाई 2 होगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। भाई कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस भी प्लस का आएगा, लेकिन जब साइन का फॉर्मूला है तो कॉस अपने आप किसका आने लगा, माइनस का आने लगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 10 का भी मालूम कर सकते हो दोनों को इस्तेमाल करके। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, डिवाइड करो ना, सिर्फ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है। तो ज्यादा फॉर्मूले याद करने से बेहतर ये कि आप टेक्निक याद कर लें, उसको जो है आप यूज कर लें। ठीक है, अच्छा अब वो जो फॉर्मूले हैं अगले पेज पे बता दूं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम, दोनों फॉर्मूले बताता हूँ और एक साथ बताएंगे ना, मजा आएगा जरा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टू सम, या डिफरेंस भी हो सकता है, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस वाले फॉर्मूले इधर बता देते हैं, और यहां पे बताते हैं सम या डिफरेंस टू प्रोडक्ट। तो पहले ये वाले देख लो, प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट होगी और फिर उससे हम सम या डिफरेंस मालूम करेंगे। तो 4 फॉर्मूले बनते हैं, इधर अलग से वो नंबरिंग कर रहा हूं। पहला आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी तो हो सकता है ना साइन अल्फा कॉस बीटा। फिर ये भी हो सकता है कि नहीं कॉस के साथ अल्फा हो, साइन के साथ बीटा हो। फिर ये भी तो हो सकता है कि
दोनों के दोनों या तो साइन हो, साइन अल्फा साइन बीटा, या कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो चार ही केसेस हो सकते हैं और चार ही इसके फॉर्मूले। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। अगर मिसाल के तौर पे साइन अल्फा कॉस बीटा आ रहा है, ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने क्या सीखा था, साइन अल्फा कॉस बीटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, साइन अल्फा कॉस बीटा। और ये फॉर्मूले भी आप ड्राइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला। कौन से वाले थे, ये वाले फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके ना इजीली कर सकते हो। देखो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये एक ही साथ तो लिखे हुए साइन अल्फा कॉस बीटा। ओके, तो ये इसके जरिए ना बन सकता है। मैं बताता हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है 1/2 इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस बीटा, और आता है साइन प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया, ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब आप देख लो, ये हो गया प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम में चले गए। अभी प्लस का साइन आ रहा है बीच में, तो ये कहलाएगा सम। ठीक है, लेकिन माइनस का साइन भी आएगा। अगर पोजीशन आगे पीछे कर दोगे, पहले कॉस बाद में साइन, फॉर्मूला रहेगा यही 1/2, लेकिन फर्क क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। और इजीली पता है क्या, अगर भूल भी जाओ तो इसका फॉर्मूला भी पता है आपको, इसका फॉर्मूला भी पता है, पुट करके देख लो क्या आंसर आएगा, सीधा सीधा ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, अब अगर दोनों साइन हो और दोनों कॉस हो तो फिर क्या किया जाएगा। अगर दोनों साइन है या दोनों कॉस हैं, तो देखो जब दोनों के दोनों कॉस हैं तो आप इसी तरीके से करोगे 1/2, अगर दोनों के दोनों कॉस हैं और प्लस का आएगा तो ये हो जाएगा कॉस, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस का साइन आएगा बीच में अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, लेकिन बीच में प्लस का ही साइन रहा। और जब साइन अल्फा साइन बीटा आएगा तो इधर भी माइनस आएगा, यानी कि माइनस का 1/2 आएगा, और दरमियान में भी माइनस आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, दोनों तरीकों से वही कहानी निकली यहाँ पे ना हमारे पास। और अभी क्या करना चाह रहे हैं, अब हम क्या चाह रहे हैं करना, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हमें जो फॉर्मूले मिले वो फॉर्मूले मिल जाए हमें सम टू डिफरेंस वाले। ठीक है ना, सम टू डिफरेंस वाले फॉर्मूले मिल जाए, यानी कि जहां पे सम हो रहा हो और फिर हम उससे क्या मालूम, सॉरी सम हो रहा हो और हम उससे प्रोडक्ट निकाल लें। तो ये फॉर्मूले अल्फा प्लस बीटा के बजाय यूवी की फॉर्म में लिखना ज्यादा बेहतर है, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो पहला फॉर्मूला क्या बन सकता है, पहला फॉर्मूला ये हो सकता है कि हम दोनों साइन को आपस में ऐड करें, तो ये हो जाएगा साइन यू प्लस साइन वी, अल्फा बीटा की जगह पे यू वी हो जाता है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि हम दोनों साइन को आपस में माइनस कराएं, तो हम साइन यू माइनस साइन वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम या डिफरेंस टू प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है कि अभी यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, प्लस में आ गया साइन, माइनस में आ गया साइन, और फिर क्या हो सकता है कॉस यू प्लस कॉस वी, और चौथे नंबर पे हो सकता है हमारे पास कॉस यू माइनस का कॉस वी। ठीक है जी, और कॉस यू प्लस साइन वी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऐड हमेशा एक जैसी चीजें होती हैं, साइन में साइन ऐड होगा, कॉस में कॉस ऐड होगा। मल्टीप्लाई तो हो सकती है मुख्तलिफ चीजें, लेकिन मुख्तलिफ चीजें कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो याद रखनी है बात। अच्छा जी, साइन यू प्लस साइन वी क्या बनेगा फॉर्मूला साइन यू प्लस साइन वी का, तो ये आता है 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2। जब दोनों साइन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया, एक साइन आएगा और एक कॉस आएगा, पहला वाला प्लस में और दूसरा वाला माइनस में। ठीक है, जब दोनों साइन है। और इसी तरीके से जब दोनों माइनस के आ रहे हैं, अगर माइनस आ गया तो 2 रहेगा, लेकिन कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 होगा, और साइन यू माइनस वी अपॉन 2 हो जाएगा। जब साइन ही थे दोनों और प्लस था, तो पहले साइन आया प्लस का और बाद में आया माइनस का। जब साइन के साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ पर साइन में ही माइनस की टर्म आ रही है। इस लॉजिक से आप याद रखिए। और कॉस में क्या हो जाएगा, जब दोनों ही कॉस आ रहे हैं तो कॉस की तो बात ही क्या थी, कॉस की बात थी कॉमन, तो दोनों कॉस हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 और कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। और जब दोनों माइनस के आ रहे हैं कॉस, तो माइनस का साइन आएगा लाजमी, जब दोनों ही माइनस के आ रहे हैं, और इस सूरत में 2 आएगा और दोनों के दोनों बन जाएंगे साइन u प्लस वी अपॉन 2 और साइन u माइनस वी अपॉन 2। ठीक है, नीचे लिख दिया, थोड़ा सा लॉजिक समझ जाना उसकी। अभी बहुत सारे फॉर्मूले मिक्सअप हो रहे हैं,
अलग अलग लिखो और अलग अलग इनको जहन में बिठा के रखो। प्रोडक्ट टू सम की तो सिंपल सी लॉजिक आ रही है कि आप उनको इन फॉर्मूलों के जरिए भी याद रख सकते हो, भूल जाओ तो वहीं पर ही 2 मिनट लगेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करने में। हाँ, यहाँ पे जब दोनों साइन होंगे और प्लस होगा तो साइन प्लस का होगा, कॉस माइनस का होगा, जब साइन माइनस का हो गया तो साइन माइनस का हो गया, दोनों कॉस तो दोनों कॉस, और दोनों कॉस माइनस के तो दोनों साइन की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हो गए हमें जो इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर, और इन फॉर्मूलों के जरिए इंशाल्लाह आप देखोगे फायदा हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 11 जहाँ पे हमने ग्राफ्स को समझना है और ग्राफ्स की छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी, तो बस एक जो टेबल है ना वो आपने समझनी है, थोड़ा सा पीरियड के बारे में आपको समझाना है। देखिए हर फंक्शन की जो है ना, इधर मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, फंक्शन के बाद उसका डोमेन बताता हूँ। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन में हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और फिर होती है रेंज। रेंज का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन का आंसर क्या क्या आ सकता है। डोमेन का मतलब हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब ये है कि उसका आंसर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये है कि एक फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? थीटा की जगह पे हम जो चाहे पुट करें, कैलकुलेटर हमें जो है कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, कैलकुलेटर हमें एरर नहीं देगा। लेकिन साइन की आप कोई भी वैल्यूज पुट करोगे तो वो दो नंबरों के दरमियान में ही आएगी। वो वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में ही रहेगी। साइन की वैल्यू जो है ना वो +1 और -1 के दरमियान में होती है, या इनके इक्वल भी होती है, इक्वल टू, और या फिर आप समझ लो कि इनके बीच में होगी। सेम एज इट इज रूल अप्लाई होता है कॉस थीटा पे भी। कॉस थीटा में आप जो रियल नंबर चाहो पुट कर लो, नो टेंशन, बट कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो -1 और 1 के दरमियान में आएगा, वो उसकी रेंज है। डोमेन का मतलब हम क्या पुट कर सकते हैं, रेंज का मतलब उसका आंसर क्या आ सकता है। इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन है टेन थीटा का। टेन थीटा में आप सारे नहीं पुट कर सकते, टेन थीटा में हम कुछ वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं, बट उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या माइनस करना है? रियल नंबर में से आप माइनस कर दें, ठीक है, एन कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है, और π/2 इसको आप माइनस कर दें। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप n की जगह पे 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा π/2। r में से π/2 पुट करोगे तो जो भी वैल्यूज होंगी वो आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज पुट नहीं कर सकते। 10 जो है वो सारी वैल्यूज का आंसर नहीं देता, इसको जहन में रखना है आपने ना। ये सब में इस्तेमाल होगा ना, ये सब में इस्तेमाल होगा। अच्छा, इधर जो मैं बात कर रहा हूँ 10 की, ये n क्या है? n कोई ना कोई ऑड इंटीजर होना चाहिए। अब बाकी 3 फंक्शन बचे। एक फंक्शन आता है हमारा सेक थीटा का। सेक थीटा में सेम यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है जो कि 10 में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि जो भी आंसर आएगा सेक थीटा का, सारे रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 1, वो सारे के सारे सेक थीटा में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक थीटा की जब बात करते हैं, कोसेक थीटा जो फंक्शन है वो कोसेक थीटा का है। कोसेक थीटा के अंदर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक फ़र्क आएगा, वो ये है कि फॉर्मूला तो सेम ही चलता है, सारे जितने भी रियल नंबर है उसमें से आप n π/2 को माइनस करो, लेकिन इस मरतबा जो n है वो कौन सा नंबर होना चाहिए? वो होना चाहिए एक इवन नंबर। n कोई भी इवन इंटीजर हो सकता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी बातें इसके अंदर सेम चलती हैं। ठीक है ना, इसकी भी जो रेंज है, जो इसका आंसर आ सकता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू 1 आ सकता है। और फाइनली हमारे पास क्या चीज़ बची? फाइनली हमारे पास बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा में सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है एज कोसेक थीटा इन केस ऑफ डोमेन, जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। और कॉट थीटा का आंसर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आपने टेन थीटा में देखा। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ऑड इवन वाला फर्क पड़ता है, बाकी इनका आंसर कुछ भी आ सकता है, इनकी रेंज कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, इस चैप्टर से एक तो ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर एक खास बात होती है, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीरियड ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है? याद रखिए, पीरियोडिक फंक्शन यानी कि एक खास टाइम के बाद उस चीज का रिपीट हो जाना, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम मिसाल के तौर पे साइन का फंक्शन आपको बताता हूँ, साइन थीटा का कोई भी आंसर आ रहा हो ना, आप उसको नोट कर लो, फिर आप क्या करो, उसमें आप 2n पाई ऐड करो। ठीक है, इसमें आप 2n पाई ऐड करो, n कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, हमेशा हमेशा वही आंसर आएगा जो साइन थीटा का आता है। इस वजह से मिसाल के तौर पे ऐसा कर लो, आप साइन 90 को कैलकुलेट करके देखो, साइन 90 का आंसर आएगा 1। ओके, बट अब आप क्या करो, अब आप कर लो साइन 90 प्लस, ये क्या आ गया, n की जगह पे फॉर एग्जांपल आप 1 पुट करके देख लो। पहले 1 पुट करोगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई कितने डिग्रीज के बराबर होता है, 180 डिग्रीज। तो साइन 90 प्लस 180, 90 प्लस 180 कितना हो गया, 270। साइन 170 का आंसर भी वही आ रहा है जो साइन 90 का आ रहा है, यानी कि साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है हमेशा हमेशा कितने पाई के बाद, 2 पाई के बाद। तो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन, हमेशा वैल्यूज 2 पाई के बाद रिपीट हो जाती है। एज इट इज आप कॉस के लिए भी समझ सकते हो, कॉस थीटा प्लस 2n पाई वाली लॉजिक चलती है यहाँ पे, तो आंसर अगेन कॉस थीटा का आता है। यानी कि हमेशा जो वैल्यूज होती हैं कॉस की, ग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हो, तो हमेशा हमेशा वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं हर 2 पाई के बाद। तो जो पीरियड है इन दोनों का ना, साइन का और कोसाइन का, वो कितना है, वो बराबर है 2 पाई के। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि जो वैल्यूज हैं टेन थीटा की, टेन थीटा और कॉट थीटा को अगर आप जहन में रखिए, तो इनका भी आपने जो पीरियड है वो जहन में रखना है कि ये हर पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू हो जाते हैं, हमेशा पाई के बाद ये वैल्यूज को रिपीट करते हैं। ठीक है, और इसका पीरियड 2 पाई है और इसका पीरियड पाई है, तो मतलब आपको सबके मिल जाएंगे ना। जब साइन का ये आ रहा है तो कॉस का भी यही आ रहा है, टेन का और कॉट का, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो सेम आंसर आएगा। तो पीरियड वाली बात भी इस चैप्टर से पूछी जा सकती है। फिर हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें बहुत फॉर्मूले है भाई, शॉर्ट फॉर्म लिख दी ट्राइंगल्स की ना मैंने। इसके अंदर फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ साइन होता है, लॉ ऑफ कोसाइन होता है। तो पहले बताते हैं लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन सिंपल से है। लॉ ऑफ साइन के अंदर क्या देखा जाता है, ऊपर हम साइन और कोई एंगल लिखते हैं, जो एंगल लिखते हैं उसके सामने वाली साइड आती है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड आती है अल्फा डिवाइड बाय ए। ऊपर लिखते हैं साइन बीटा, तो बीटा के लिए बी आएगा। ऊपर लिखते हैं साइन गैमा, तो अपॉन में सी आ जाएगा। और इसी को पलट के भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, और हम लिख सकते हैं सी ओवर साइन गैमा। दोनों के दोनों ना लॉ ऑफ साइन है। लॉ ऑफ कोसाइंस अगर इस्तेमाल करें, तो लॉ ऑफ कोसाइंस के अंदर भी दो तरीकों से आप लिख सकते हो जो आसान लगे। जैसे मुझे जो पर्सनली इजी लगता है वो ये वाली फॉर्म होती है, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a 2bc और कॉस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है, यानी कि जो वैल्यूज इधर लिखी हुई है दोनों की बी और सी वाली, वही वैल्यूज इधर लिखी हुई है, और जो इधर वाला नंबर आ रहा है, इधर वाला जो भी आ रहा है फैक्टर ए बी सी, वही एंगल यहाँ पे बनेगा। जैसे कि एक लॉ ऑफ कोसाइन मैंने बनाया ना, इसी तरीके से एक और लॉ ऑफ कोसाइन बनाओ, कोशिश करो तीनों के तीनों, चलो लिख ही देते हैं। एक और लॉ ऑफ कोसाइन, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, अब बी तो आएगा नहीं, फिर माइनस आएगा, जिनका स्क्वायर लिखा हुआ होता है वही दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2ac आता है, और जो इधर लिखा होता है उसका एंगल इधर बन जाता है। फिर इसी तरीके से अगर हम बनाएंगे वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, तो इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कॉस कौन सा आ जाएगा, कॉस आ जाएगा गैमा। ये वाली फॉर्म बेहतरीन है भाई, इसी फॉर्म को आप याद रखेंगे। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, एंड फाइनली लॉ ऑफ टेंजेंट्स। लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर टेन थीटा आएगा, तो टेन थीटा को भी याद रखना पड़ेगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ऊपर a माइनस बी है, नीचे a प्लस बी है, तो उसी करस्पॉन्डेंस के अंदर टेन ऊपर आता है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय
यहाँ पर आता है 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 पर माइनस, तो एंगल भी माइनस वाला आया, प्लस आया तो प्लस वाला आ गया। ठीक है, ये ए बी की फॉर्म में लिखा। और अगर यही आप लिखोगे बी सी की फॉर्म में तो बीटा और गैमा आ जाएगा, बी और सी की फॉर्म में बीटा और गैमा आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रख के बाकी फॉर्मूले याद रख सकते हो आप लोग ना। तो लॉ ऑफ कोसाइन के भी फॉर्मूले तो मैंने आपको तीनों बताए, लेकिन तीनों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लॉजिक याद रखो, फॉर्मूला एक याद रखो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। और हमारे फिजिक्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला जब हम मालूम करते हैं ना पैरेललोग्राम लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर, तो ये यूज होता है। वहां से अगर रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ऐसे रिलेट करता था, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल दो हैं, एक तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाले थे और दूसरे हैं ट्राइंगल वाले। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू फाइंड साइन अल्फा अपॉन 2, तो क्या किया जाए? ठीक है, साइन के लिहाज से बता रहा हूँ। तो साइन के लिए फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले अल्फा जो भी है उसको छोड़ो, उसके अलावा बी आ जाएगा, उसके अलावा सी आ जाएगा, और जो ऊपर आएंगे वही नीचे मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, अब अल्फा का समझिए ना, अल्फा की जगह पर अगर बीटा आ गया तो ये ए आएगा, ये सी आएगा, और नीचे भी ए और सी आएगा। अगर गैमा आ गया तो सी नहीं आ सकता, इसका मतलब फॉर्मूले के अंदर, तो ए आएगा, बी आएगा, और नीचे ए और बी आएगा। एक फॉर्मूले को याद रख के बाकी फॉर्मूले बनाओ। बार बार बोल रहा हूँ, वही सेम बात ना। कॉस का इस्तेमाल करते हैं अल्फा बाई 2, तो इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है कोसाइन की। एस तो सब में ही आता है, लेकिन अब देखो यहाँ पे एंगल अल्फा है, अल्फा के करस्पॉन्डेंस के अंदर ए आता है, तो एस एस माइनस ए, और बाकी जो होंगे वो आ जाएंगे इधर बी सी। अब देखो चाहे साइन हो या कोसाइन हो, अगर अल्फा था तो नीचे बी सी आ रहा था, और यहाँ पे भी बी सी आएगा। ऊपर सिर्फ एस माइनस बी, एस माइनस सी की जगह पर अब वो टर्म आएगी जो कि मिसिंग है। ओके, वो वाली टर्म आ जाएगी, मतलब कि जो ऊपर वाले के अंदर मिसिंग है। या फिर ऐसे याद रखोगे, कॉस के अंदर जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पे माइनस हो रहा होता है। और हाफ एंगल के अंदर तीसरा फॉर्मूला 10 अल्फा बाई 2 का बनेगा, जो कि आप इजीली बना सकते हो इन दोनों को डिवाइड करके। फॉर्मूला याद नहीं भी करना तो भी चलेगा। ऊपर आएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिवाइड के अंदर क्या आना चाहिए? डिवाइड में आना चाहिए एस इंटू एस माइनस ए। और जब दोनों को डिवाइड कराएंगे तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूले तो इस तरीके से अब आप सबके बना के रख लो ना, गैमा के, अल्फा के, बीटा के, याद एक ही रखो, बाकी सब हो जाएगा। जबकि इन तमाम फॉर्मूलों के अंदर व्हाट इज एस? एस होता है पेरीमीटर, और ये जो पेरीमीटर है इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 की मदद से। ठीक है ना, इनको ए प्लस बी प्लस सी करो, डिवाइड बाय 2 कर लो, इजीली आ जाएगा। हाफ एंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही मालूम करना है। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो है जब हमें तीनों साइड्स गिवन है। जब तीनों साइड्स गिवन है तो एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है भाई, उससे आसान तो फॉर्मूला नहीं देखा मैंने। डेल्टा जो कि सिंबल है ट्राइंगल का, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है अंडर रूट एस आता है, एस माइनस ए आता है, एस माइनस बी आता है, और एस माइनस सी आता है। और ये तो बहरहाल बच्चों को ज़्यादातर याद भी होता है। ठीक है ना, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का ऐसे भी फॉर्मूले हैं जिसके अंदर जो है वो आपको एक एंगल और दो साइड गिवन हो, एक एंगल और दो साइड्स गिवन हो, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वही डेल्टा, यानी कि ट्राइंगल का फॉर्मूला। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/2 लाजमी तौर पे इस फॉर्मूले का जुज है। फिर जो दो साइड्स गिवन हो वो दोनों मल्टीप्लाई के अंदर आएंगी। लेट से ए और बी गिवन है, और जो भी साइड गिवन है वो इधर लिख दिया हमने, और जो एंगल गिवन है उसका साइन मालूम कर लिया। और ये ऐसे करना है कि ए बी ये वो हैं दो साइड्स, और इनके सामने वाला एंगल जाहिर सी इनके अलावा जो एंगल बनेगा वो बनेगा गैमा। ए और बी के दरमियान में बनने वाला एंगल गैमा ही होगा ना, तो उसे साइन गैमा लिख देंगे। तो अब समझ गए क्या करोगे? अगर ए बी की जगह पर लेट से बी सी आ जाए, तो फिर बी और सी की करस्पॉन्डेंस से यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, जो अगला वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले यूज हो गए। और आखिर में जो एमसीक्यूज के अंदर भी आता है ना फॉर्मूले, सर्कमफेरेंस, जिसके अंदर हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली बात, स्मॉल आर अगर बराबर है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल, एक ऐसा सर्किल जो कि ट्राइंगल के अंदर आ गया है, इंस्क्राइब्ड, जिसे हम इन सर्किल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक ऐसा सर्किल जो कि क्या कर रहा होगा, जो कि इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा, इन सर्किल होगा, तो उसका रेडियस अगर 8 से जाहिर होता है
तो R बराबर होता है एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाय इट्स पेरीमीटर। एरिया ऑफ सर्किल को डिवाइड करा देंगे उसकी पेरीमीटर से, ठीक है ना, स्मॉल r। और अगर तो वो सर्किल, ये इन सर्किल का बताया, अगर r है रेडियस ऑफ सरकम सर्किल। सरकम सर्किल वो है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल है और वो सर्किल इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को टच कर रहा है, वो इसके वर्टिसेस को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो उसको कैपिटल R से जाहिर किया जाता है और उसके लिए फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू ABC डिवाइड बाय 4 डेल्टा। और हाँ, ये जो रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्किल्स हैं उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, जो कि आप इनको देख के बना सकते हो। R का तो डेल्टा अपॉन S होता है, पर अगर R1 लिखोगे तो वो आता है डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस A, R2 लिखते हो तो डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस B, और R3 लिख देते हो तो डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस C बनता है। तो ये भी एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है। ओके, और आखिरी चैप्टर से बस एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, आप इस फॉर्मूले को याद रखें। tan A, कोई भी एंगल गिवन हो, प्लस हो रहा हो, और कोई भी हो दूसरा tan B, ठीक है, tan A tan B, तो वो हमेशा बराबर आता है A की मर्तबा 10 लिखो, और एंगल के अंदर आप A में B को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 1 माइनस A इंटू B कर लो। ये फॉर्मूला नया नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला ये वाला है। ये फॉर्मूला कहाँ गया, 10 वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, 5 वाला ना, ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है। लेकिन लिखने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि हमने उधर A और B कर दिया एंगल्स की जगह पे ना। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। और माइनस में भी होगा तो क्या फर्क पड़ गया आपको पता है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो ऊपर माइनस का साइन आएगा और नीचे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला दे रहा हूँ इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 से, इसको याद रख लो। एंड दैट्स ऑल। लंबा रिवीजन रहा, लेकिन जाहिर सी बात है टॉपिक्स फॉर्मूले ज़्यादा है, मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। मैं टाइम स्टैम्प डाल देता हूँ उसके अंदर ना अभी डिस्क्रिप्शन में, तो जो चैप्टर, जिस चैप्टर का फॉर्मूला या लॉजिक समझनी है उसको जाके देखो। इंशाल्लाह इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।